नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लॉग पर। देखो भाई, इससे पहले आपको एक क्लास दी गई थी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, आपका चैप्टर 6 है, जो कि लास्ट चैप्टर आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और इसमें हमने आपका जो कई सारे टॉपिक्स करा दिए थे, जैसे कि टाइप्स वगैरह हो गए आपके, क्यों सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की जाती है और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है, इससे कई सारे क्वेश्चन थे जो हमने पहले वीडियो में करा दिए थे। आज की इस वीडियो में हम आपको जो बताने वाले हैं वो आपका बी मॉडल। अच्छा, बी मॉडल क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को एंड तक देखें और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने की नोटिफिकेशन है जो आपको समय पर मिलती रहे। और पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम आपके काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, आप इतनी जल्दी हो सके आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये बी मॉडल। इसको आपको करीब 5 नंबर आपको मिल सकते हैं। इसकी प्रिपरेशन अच्छी तरह से कीजिए। काफ़ी शॉर्ट डेफिनेशन के माध्यम से हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं बी मॉडल के बारे में। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, उन्हीं के आधार पर हम यहाँ पर बताने वाले हैं। बी मॉडल को वेरिफिकेशन तथा वैलिडेशन मॉडल भी कहते हैं, यानी कि बी एंड बी। अब इसका क्या रीज़न है वो भी हम आपको बताएंगे, बी और बी का। बी मॉडल एक SDLC मॉडल है, यानी कि ये एक SDLC मॉडल का प्रकार है, जहाँ प्रोसेस को बी शेप में, यानी कि जो आपका बी मॉडल होता है वो बी टाइप का होता है कुछ, और उसमें इसे एग्जीक्यूट किया जाता है। एक बार और समझ लिए, बी मॉडल को वेरिफिकेशन तथा वैलिडेशन बी एंड बी मॉडल भी कहते हैं। बी मॉडल एक SDLC मॉडल है जहां प्रोसेस को बी शेप में एग्जीक्यूट किया जाता है। बी मॉडल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के प्रत्येक फेज के लिए उपयोगी है, यानी कि जो आपके बी मॉडल होते हैं, जैसे कि लाइफ साइकिल मॉडल हो गए, उसके लिए यहाँ पर प्रत्येक फेज आपके लिए उपयोगी है। बी मॉडल में जो है वो वाटरफॉल मॉडल का एक्सटेंशन है, एक तरह से मान सकते हैं ये उसी का रूप है वाटरफॉल मॉडल का, तथा यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक डेवलपमेंट फेज टेस्टिंग फेज से जुड़ा हुआ है। इसका अर्थ यह हुआ कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रत्येक फेज के लिए एक टेस्टिंग फेज होता है। वो टेस्टिंग फेज क्या है वो सारी जानकारी आपको मिलेगी। यह बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड मॉडल है। इसमें अगला फेज तभी शुरू होता है जब तक कि पिछला फेज पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाता है। अब यहाँ पर ये बी टाइप का मॉडल है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कुछ आपकी बी शेप है आपकी इसमें, तो इसी के कारण इसको बी मॉडल बोलते हैं। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कुछ बी टाइप की इसकी आकृति होती है, इसी के कारण इसे बी मॉडल कहते हैं। और इसे बी एंड बी मॉडल क्यों कहते हैं इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। इस साइड जो आपका होता है यहाँ तक रिक्वायरमेंट एनालिसिस से और कोडिंग तक, ये आपका होता है वेरिफिकेशन फेज, जिसे हम वेरिफिकेशन फेज बोलते हैं। और इधर होता है आपका वैलिडेशन फेज। समझ में आ गई बात। अब इन जो आपको पॉइंट दिए गए हैं इनके बारे में बेसिकली आपको जो फेज हैं उन्हीं के आधार पर इसे बांटा गया है, और सारे पॉइंट्स आपको एग्जाम में अच्छी तरह से लिख कर आने हैं कि क्या क्या इनका अर्थ होता है सारे कुछ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो आपकी लेफ़्ट साइड है, यानी कि जो इस तरह की साइड है, मैंने आपको बताया था ये वाली साइड, ये आपकी वेरिफिकेशन फेज़ कहलाती है। और जो राइट साइड में है यहाँ पर, ये आपकी वैलिडेशन फेज़ कहलाती है। और इसकी जो आकृति होती है वो बी टाइप की होती है, बेसिकली आपको पता है बी मॉडल है। अब यहाँ पर दो फेजेस होती हैं, यानी कि दो फेज़ होती हैं इसमें। वो क्या क्या होती हैं? पहली फेज़ होती है आपकी वेरिफिकेशन फेज़। अब यहाँ पर कई सारे पॉइंट्स हैं, उनके बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो गया, सिस्टम डिज़ाइन हो गया, आर्किटेक्चर डिज़ाइन हो गया, मॉड्यूल डिज़ाइन हो गया और कोडिंग हो गई। ये सारे पॉइंट्स हैं। इसके बाद यहाँ पर वैलिडेशन की बात की जाए तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हो गई। बेसिकली हमने पिछली वीडियो में बताया था एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या है, ये सारी जानकारी आपको दी जाएगी। सिस्टम टेस्टिंग हो गई, इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो गई, यूनिट टेस्टिंग हो गई, ये सारी आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। अब यहाँ पर रिक्वायरमेंट एनालिसिस यानी कि आवश्यकता विश्लेषण, इसे हिंदी में बोलते हैं, ये क्या होता है? यह डेवलपमेंट साइकिल का पहला फेज़ होता है, यानी कि ये पहला फेज़ है, फर्स्ट फेज़ बोलते हैं इसे। इसमें कस्टमर की ज़रूरतों के हिसाब से प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट को एनालाइज किया जाता है। इस फेज़ में कस्टमर की अच्छी तरह प्रोडक्ट से संबंधित ज़रूरत होती हैं, जो उसकी रिक्वायरमेंट होती हैं, उन्हें यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है।
और यह बहुत ही ज़रूरी फेज़ है क्योंकि यह फेज़ आने वाले फेज़ को निर्धारित करता है, यानी कि अगला कौन सा फेज़ आएगा यही तय करता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। उदाहरण के माध्यम से हम आपको यहाँ पर बता देते हैं किस तरह से आपको याद करना है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस यहाँ पर क्या होता है, जब आपका पहली बात तो ये कि जो आपका डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट साइकिल है, उसका ये पहला फेज़ होता है। और इसमें जब हम सॉफ्टवेयर, जो कस्टमर होता है हमारे पास आता है सॉफ्टवेयर को बनवाने के लिए, तो सॉफ्टवेयर को बनवाने के लिए उससे कुछ उसकी रिक्वायरमेंट पूछी जाती हैं कि भाई तुम सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें चाहते हो। वो सारी रिक्वायरमेंट को यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है और उनको इकट्ठा करने के बाद उन पे एनालिसिस विश्लेषण किया जाता है। और यह बहुत ही ज़रूरी फेज़ है क्योंकि यह फेज़ आने वाले फेज़ को निर्धारित करता है। जब ये फेज़ बनता है तो सारे फेज़ आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, तब ये फेज़ नहीं होगा तो कोई भी फेज़ नहीं क्रिएट होगा। इस फेज में बाद में प्रयोग के लिए एक्सेप्टेंस टेस्ट को डिज़ाइन किया जाता है। दूसरा फेज है आपका इसमें सिस्टम डिज़ाइन। जब हमारे पास प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट आ जाती है, यानी कि जो प्रोडक्ट है जिसकी हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी वो आ जाती है, तो अब हम सिस्टम का पूरा एक डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। यानी कि एक डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं, एक मैप बनाते हैं कि किस तरह से सॉफ्टवेयर में जो चीज़ें उसने बताई हैं कस्टमर ने वो किस तरह से क्रिएट की जाएंगी। इसमें प्रोडक्ट बनाने के लिए ज़रूरी हार्डवेयर तथा सभी टेक्निकल कंपोनेंट्स का पूरा एक विवरण बना लिया जाता है। एक सूची बना लीजिए, सूची मान लीजिए आप, एक लिस्ट बना लीजिए क्या क्या चीज़ें इसमें चाहिए। एक डिज़ाइन बनाई जाती है सॉफ्टवेयर की। उसके बाद है तीसरा आपका इसमें आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। इस पेज में क्या होता है, इसमें जो आपका फेज है इसमें आर्किटेक्चरल स्पेसिफिकेशन को डिज़ाइन किया जाता है। इसमें यह स्पेसिफिकेशन किया जाता है, विवरण होता है कि किस प्रकार सॉफ्टवेयर सभी कंपोनेंट्स के साथ इंटरनली तथा एक्सटर्नली लिंक होगा। इसलिए इस फेज को हाई लेवल डिज़ाइन यानी कि HLDV कहते हैं। यानी कि क्या होता है कि जो आपका जब पूरी तरह से आपका जो रिक्वायरमेंट है वो हो जाती हैं और सिस्टम टेस्टिंग हो जाती है, उसके बाद यहाँ पर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका जो विवरण है वो इस आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में किया जाता है। उसके बाद है आपका मॉड्यूल डिज़ाइन, जो कि चौथा फेज़ है। इस फेज में सिस्टम की सभी मॉड्यूल्स के इंटरनल डिज़ाइन को स्पेसिफाई किया जाता है। यानी कि जो मॉड्यूल्स के अंदर, सिस्टम के अंदर जो मॉड्यूल्स होते हैं उनकी डिज़ाइन को यहाँ पर स्पेसिफाई किया जाता है और इसीलिए इसे लो लेवल डिज़ाइन यानी कि LLD बोलते हैं। यह बहुत ज़रूरी होती है। सभी मॉड्यूल्स का डिज़ाइन सिस्टम आर्किटेक्चर के मुताबिक होता है। मॉड्यूल डिज़ाइन फेज़ में यूनिट टेस्ट, जो आपकी यूनिट टेस्टिंग होती है, को भी डिज़ाइन कर लिया जाता है। उसके बाद है पाँचवीं क्या है, कोडिंग फेज़। कोडिंग फेज़ में पिछले फेज़ में किए गए डिज़ाइन तथा स्पेसिफिकेशन की कोडिंग की जाती है और इस फेज़ में सबसे अधिक समय लगता है। कोडिंग के लिए उपयुक्त प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का चुनाव किया जाता है, भाई कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द्वारा सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाएगा तथा कोड को लिखते वक्त उनका बार बार रिव्यू किया जाता है। उसके बाद आ जाता है आपका वैलिडेशन फेज़, जो कि इस राइट साइड का आपका वैलिडेशन बताया था हमने। राइट साइड का जो आपका फेज़ है वो वैलिडेशन फेज़ होता है और जो लेफ्ट साइड का फेज़ होता है उसे बोलते हैं वेरिफिकेशन फेज़। अब यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर है यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग फेज़ में मॉड्यूल डिज़ाइन फेज़ के दौरान बनाए गए यूनिट टेस्ट को एग्जीक्यूट किया जाता है। यूनिट टेस्टिंग कोड लेवल की टेस्टिंग है और यह सिर्फ टेक्निकल डिज़ाइन को वेरीफाई करती है, इसलिए यह सभी डिफेक्ट्स को टेस्ट नहीं कर पाती। उसके बाद है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या है, पिछली वीडियो हमने बता दिया है आपको। और इंटीग्रेशन टेस्टिंग में आर्किटेक्चरल डिज़ाइन जो होती है फेज़ में बनाए गए इंटीग्रेशन टेस्ट को यहाँ पर एग्जीक्यूट किया जाता है और इंटीग्रेशन टेस्टिंग यह सुनिश्चित करती है कि सभी मॉड्यूल्स आपस में अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं या नहीं। उसके बाद तीसरे नंबर की जो टेस्टिंग है वो आपकी सिस्टम टेस्टिंग है और सिस्टम टेस्टिंग में सिस्टम डिज़ाइन फेज़ में बनाए गए जो टेस्ट होते हैं उनको यहाँ पर एग्जीक्यूट किया जाता है और सिस्टम टेस्ट की पूरी फंक्शनैलिटी को यहाँ पर चेक किया जाता है। उसके बाद इसमें ज़्यादा परफॉर्मेंस टेस्टिंग तथा रिग्रेशन टेस्टिंग पर ध्यान दिया जाता है। चौथा है आपका एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। भाई क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में रिक्वायरमेंट एनालिसिस में फेज़ में जो बनाए गए एक्सेप्टेंस टेस्ट होते हैं वो यहाँ पर एग्जीक्यूट किए जाते हैं और ये टेस्टिंग सुनिश्चित करती है कि सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ कंपेटेबल है या नहीं।
तथा इसमें नॉन फंक्शनल इश्यू होते हैं जैसे कि लोड टाइम, परफॉर्मेंस आदि को यहाँ पर यूज़र इन्वायरमेंट में टेस्ट किया जाता है। तो ये आपका जो है वो कंप्लीट हो चुका है। बी मॉडल आखिर में होता क्या है। अब यहाँ पर कुछ इसके लाभ होते हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। एडवांटेज ऑफ बी मॉडल, यानी कि बी मॉडल के लाभ क्या होते हैं। पहला लाभ है इसका, यह बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन मॉडल है। इसमें एक समय में केवल एक ही फेज़ को पूरा किया जाता है, यानी कि जब तक आपका यहाँ पर पूरी तरह से एक फेज़ कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप उससे पहले आप दूसरे फेज़ की स्टार्टिंग नहीं कर सकते। यह बहुत ही सरल मॉडल है, यानी कि कुछ बी टाइप का है तो आप आसानी से इसे रीड कर सकते हैं। इस मॉडल की जो शिफ्टनेस होती है, यानी कि जो कठोरता होती है के कारण इसे आसानी से मैनेज किया जाता है। चौथा पॉइंट है, इसमें प्लानिंग तथा टेस्ट डिजाइनिंग कोडिंग से पहले हो जाती है जिससे समय बचता है। पांचवा है, इसमें डिफेक्ट तथा अर्ली स्टेज में ही पता चल जाता है और यह छोटे प्रोजेक्ट के लिए बहुत अच्छी होती है आपकी बी मॉडल, जहां रिक्वायरमेंट को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। सातवां पॉइंट है कि इसमें रिसोर्सों को अच्छी तरह से यूटिलाइज किया जा सकता है। अब डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं, हानियों के बारे में। तो पहली हानि होती है, इसमें बहुत ही ज़्यादा रिस्क और अनिश्चितता रहती है। बड़े कठिन तथा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट के लिए मॉडल बिल्कुल सही नहीं है भाई। छोटे छोटे मॉडल में इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद यह फ्लेक्सिबल मॉडल नहीं है, लचीला मॉडल नहीं है, और अगर इसमें बीच में कोई बदलाव कर दिया जाए तो टेस्ट डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो चेंज करने पड़ते हैं। तो ये जो आपका मॉडल है बी मॉडल, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ज़्यादातर इसमें कुछ नहीं है। आपका बी मॉडल की डेफिनेशन है और बी मॉडल के जो फेजेस वगैरह होते हैं वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके वेरिफिकेशन और वैलिडेशन मोड, लाभ वगैरह हानि वगैरह ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भाई ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, थम्स अप करके। सारे स्टूडेंट और सभी स्टूडेंट के पास वीडियो को शेयर कीजिए। एग्ज़ाम नज़दीक हैं आपके, और पीडीएफ नोट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आप चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।